तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी नाटाल पोजीशंस है, यानी नाटाल पोजीशन का मतलब किसी भी राशि या चार्ट में जन्म के समय में जो भी प्लैनेट जहाँ पे था उसको नाटाल पोजीशन कहते हैं। जैसे इंडियन राशि मैंने यहाँ पे इंडियन चार्ट शेयर किया हूँ, तो राहु का नाटाल पोजीशन क्या है यहाँ पे? लग्न में है। राहु जो है लग्न में है, और हम कहेंगे कि राहु जो है वृषभ राशि में है ना। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने नेटाल साइन में आता है तो उसका एक स्पेशल इफेक्ट होता है। आर यू गेटिंग इट? कोई भी यस सर। प्लैनेट, तो इसको आपको याद रखना है। हम आगे भी कोई चार्ट वगैरह देखेंगे, तो इसीलिए आप अपने भी जो राशियां जन्म के समय में जो जो प्लैनेट्स को अपने घर में रखे हुए हैं, या जो प्लैनेट का स्थिति है अगर वो रिपीट होता है, जैसे मानिए अभी मेरा जेमिनाई वाला जो है साइन में जुपिटर है। अब जुपिटर जो है जेमिनाई साइन में है, बात समझ रहे हैं? तो जुपिटर कौन से उसमें जा रहा है? जो जन्म के समय में जो मेरा राशि था, जन्म राशि में ही गोचर कर रहा है। तो यूजुअली जन्म राशि में कोई भी प्लैनेट गोचर करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं, सर ये राशि जब गोचर करते हैं तो उनका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, वो रिजल्ट खास तौर पे कब देंगे? तो इसीलिए पहला एक फॉर्मूला है, जिसको आप चाहो तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो। जैसे ही कोई राशि में कोई प्लैनेट गोचर करता है तो राशि को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर दो, 10-10 डिग्री का। एक राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। यस सर। तो इसीलिए फर्स्ट 1/3 हो गया जो 0 से 10 डिग्री है, सेकेंड 1/3 हो गया जो 10 से 20 डिग्री है, और उसके बाद थर्ड पार्ट हो गया जो 20 से 30 डिग्री है। तो आप कुछ जो है फल दीपिका में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन से, ये उसी को ही रेफर करके मैं बता रहा हूं। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। पहले तो मार्स और सन, ये जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो पहला 10 डिग्री में ये अपना गोचर का प्रभाव दे देते हैं। यानी सन और मार्स का अगर आपको रिजल्ट पाना है या रिजल्ट के बारे में प्रिडिक्शन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री क्या है उनके गोचर का? 10 डिग्रीज। अप टू 10 डिग्री, है ना। तो अभी का जो परिस्थिति है उसमें आपको पता है कि मंगल जो है 5 डिग्री क्रॉस कर चुका है, यानी 10 डिग्री के बीच है। और सन तो आज ही जो है उसका संक्रांति वाला प्रभाव है, तो गोचर किए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सन और मार्स का प्रभाव जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा हो सकता है, इजंट इट? यस सर। ये फॉर्मूला के हिसाब से यही है कि जब तक 10 डिग्री में सूर्य और मार्स रहते हैं किसी भी गोचर के स्थिति में, राशि के पहले 10 डिग्री में, तो उसमें जो है अपना इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं सूर्य और मंगल। ऐसे ही जुपिटर और विनस, ये बीच में जो है अपना प्रभाव देते हैं। यानी क्या है, कौन सा डिग्री है जुपिटर और विनस के लिए? 10 to 20। तो 10 to 20 डिग्री, यानी मिडिल हाफ ऑफ द जोडियक साइन। कोई भी साइन में पहले 10 डिग्री में मंगल और सूर्य का रिजल्ट मिलता है। दूसरे 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री जो है आपका, उसमें आपका दोनों गुरुओं का रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही अंतिम चरण में चंद्रमा और सूर्य का रिजल्ट मिलता है। बात समझ रहे हैं? अंतिम चरण में सूर्य, सॉरी, चंद्रमा और शनि का रिजल्ट मिलता है, यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री। लेकिन बाकी जो बच गए प्लैनेट्स, कौन कौन बचे? मर्क्यूरी, हाँ, राहु, केतु। तो जब फल दीपिका में दिया हुआ है तो उसमें जो है मरकरी और राहु का मेंशन किया हुआ है कि ये लोग जो हैं थ्रू आउट द राशि दे गिव देयर इफेक्ट्स। केतु का नाम नहीं है उसमें, लेकिन आप उसको भी जोड़ दीजिए। राहु और केतु ये जो हैं पूरा राशि में अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं डिफाइन करने के लिए कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका मिलता है। तो पहले तो एक रूल ये भी कहता है कि जो जितना ज्यादा दिन किसी राशि में रहते हैं उनका प्रभाव उतना ज्यादा होता है ना।
तो उसके हिसाब से कौन कौन से प्लैनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा? एनीबॉडी हु कैन से? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है शनि का होगा, क्योंकि शनि एक राशि में कितने साल रहते हैं? 2.5 साल। ऐसे ही राहु और केतु का प्रभाव होगा, क्योंकि वो लगभग 1.5 ईयर रहते हैं। फिर जुपिटर का प्रभाव होगा, क्योंकि वो जो है 1 साल तक रहते हैं। बाकी जो है 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, इस तरीके का उनका गोचर काल होता है। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा है, जब भी किसी राशि में मंगल और सूर्य प्रवेश करते हैं, 1/3 डिस्टेंस तक, 10 डिग्री तक इनका प्रभाव मिल जाता है। दोनों गुरुओं का प्रभाव 10 से 20 डिग्री के बीच मिलता है। चंद्रमा और शनि का प्रभाव 20 से 30 डिग्री में मिलता है। लेकिन राहु और मरकरी, इनका प्रभाव थ्रू आउट द पोजिशन ऑफ द राशि मिलता रहता है, थ्रू आउट द पोजिशन। और केतु सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लैनेट है। तो इसीलिए मंत्रेश्वर ने जब ये फल दीपिका लिखे हैं, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रांजा में केतु को मेंशन नहीं किए हैं, जस्ट टू शो कि केतु एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन प्लैनेट, अनसर्टेन प्लैनेट। तो अब आप इंडिया के चार्ट में देखिए, केतु जो है कौन से राशि में है? केतु इज इन द 8th साइन, स्कॉर्पियो साइन में है केतु। और अगर आप देखोगे तो ये जो 7th हाउस है, 7th हाउस हमेशा मारक का काम करता है। यानी जो भी मारक हाउस में बैठा हुआ है, मारकेश का रोल प्ले करेगा। और इसका लॉर्ड मंगल भी, वो एक दूसरे मारक हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। अब हुआ क्या है, इन दोनों का गोचर कहां पे हो रहा है? 5th साइन में। मंगल और केतु जो भारत के कुंडली में मारक बने हुए हैं, 8th का लॉर्ड मंगल है, और 2nd हाउस जो एक अलग मारक हाउस है, वहां पे जाके मंगल बैठा हुआ है। ये दोनों आके 4th हाउस, हाउस ऑफ पीस में बैठे हुए हैं। अब डिग्री वाइज आप देखो, मंगल जो है एंटर किया हुआ है इस राशि में, और केतु जो है फ्रॉम द बैक, यानी आपका वर्गो से गोचर किया हुआ है लियो साइन में। अभी मैं इसका जो है आप लोगों को पूछूंगा कि ये जो अवस्था है, इसमें इनका नक्षत्र स्वामी कौन होते हैं। क्योंकि आप देखिए सूर्य का राशि है और मंगल यहाँ पे आया हुआ है, तो पहला 4 राशियों में 9 नक्षत्र जो है कवर हो जाते हैं। जैसे ही आप काउंट करोगे, पहला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, दूसरे का स्वामी वीनस होता है, तीसरे का स्वामी सूर्य होता है, चौथे का चंद्रमा, 5 नंबर का मंगल, 6 नंबर का राहु, 7 नंबर जुपिटर, 8 नंबर का स्वामी शनि, और 9 नंबर का स्वामी बुध देव होते हैं। और ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। यानी आप देखिए, जो लियो साइन शुरू होगा, उसका पहला नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? पहला नक्षत्र का स्वामी कौन होते हैं? केतु। तो इसीलिए लियो साइन में जो आपका मंगल एंटर किया है, मंगल इज एंटर्ड इनटू द साइन ऑफ केतु, यानी नक्षत्र स्वामी जो है केतु हैं। मंगल केतु के नक्षत्र में पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं देखूंगा, जो है केतु के बाद दूसरा नक्षत्र कौन आएगा लियो साइन में, तो बनेगा आपका शुक्र। और जो तीसरा नक्षत्र बनेगा, जिसका एक ही पाद रहेगा यहाँ पे, वो है सूर्य। तो देखो किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में एंटर किए, अपने प्रबल शत्रु के नक्षत्र में केतु एंटर किए हुए हैं। मंगल केतु के नक्षत्र में एंटर किया हुआ है। और ये दोनों जो यूजुअली अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं, ये अनादर अग्नि तत्व वाला राशि में प्रवेश किए हुए हैं। इसी वजह से इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा है कि कई सारे
पीस को डिस्टर्ब करने वाला इवेंट्स थ्रू आउट इंडिया हो रहा है, और उस तरीके का मर्डर्स हो रहे हैं जो 7th हाउस को बताता है, यानी मैरिज से रिलेटेड मर्डर्स, क्राइम रिलेटेड टू द मैरिज। बहुत ही क्रूएल तरीके से कोई किसी का वध कर रहा है, बिना सोचे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, वो जेल में सड़ेंगे या उनको फांसी मिलेगा, विदाउट थिंकिंग दे आर जस्ट गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ हेनस क्राइम्स। अभी थोड़े देर पहले मैंने न्यूज में पढ़ा, मेघालय में फिर से एक 27 साल की लेडी ने 15 दिन के शादी के बाद अपने हस्बैंड को एक एक्स में मारा है ना। जो एक्स का यूज हुआ था राजा रघुवंशी के मर्डर में, उस टाइप का एक फिर से हथियार से अटैक करके सी एच किल्ड हर हस्बैंड। एयर स्ट्राइक एक्सीडेंट जो अभी अहमदाबाद में हादसा हुआ, उसके बाद आज भी एक हेलीकॉप्टर जो है 5-7 लोगों का उसमें डेथ हुआ है, और ये भी हादसा हुआ है। ऊपर से अभी आप पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में भी देखोगे तो देयर आर सो मेनी वार्स गोइंग ऑन, है ना। चाइना इज इन्वॉल्व इन वार, उसके बाद ईरान और इजराइल वार में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद रसिया और यूक्रेन वार में इन्वॉल्व हैं, और जितने आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सारे जो हैं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर से पहले इस तरीके का सिचुएशंस बनते हैं, लीडरशिप पेशेंस किसी के पास नहीं है, उन्हें लगता है अभी हमारा टाइम है तो हम किसी को भी अटैक करके किसी भी तरीके से अपना सुप्रीमेसी को प्रूव करें। तो दिस इज नॉट ए वेरी गुड टाइम। और अगर आप नक्षत्र का भी बात करोगे तब भी कई नक्षत्र आपको पता चल जाएंगे जो वार लाइक सिचुएशंस में इन्वॉल्व होते हैं। महाभारत जब शुरू हुआ था तब भी एक नक्षत्र जो है उस टाइम में शुरू के दिन एक नक्षत्र का परचम था। ऐसे ही मघा नक्षत्र है ना, लियो का सबसे पहला वाला पार्ट। हस्ता नक्षत्र है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है जो मरकरी का होता है, सुप्रीमेसी वाला, है ना। तो आप ये स्कॉर्पियो साइन में देखोगे, लियो साइन में देखोगे, यहाँ पे जो भी नक्षत्र इन्वॉल्व हैं यूजुअली वो बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट के पक्ष में नहीं रहते हैं, है ना। तो आप देखो 7th का स्वामी भी इधर आया हुआ है, और आपका जो सेकंड में बैठा हुआ प्लानेट है वो भी यहाँ पे ट्रांजिट किया हुआ है, किसमें, लियो साइन में, और वो इंडियन चार्ट में पीस का जो है पोजिशनिंग है। और ऊपर से राहु का पोजिशन देखिए, राहु इज इन द 11th साइन। अब आप देखिए इनका जो पोजिशन अभी है इसके ऊपर किसी भी तरीके का बेनिफिक इफेक्ट नहीं है, यानी मैलेफिक्स जो है 4th हाउस में है, एंड दे आर गेटिंग एक्सपेक्टेड बाय राहु, है ना। राहु का एस्पेक्ट है इनके ऊपर, और ये हमारे चार्ट में भी कोई अच्छे स्थिति को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर मैं मानो यहाँ पे अभी कहूंगा कि चलो हम लोग जो है ज्ञाति कारक को भी देखते हैं, तो कैन यू टेल मी हु इज द ज्ञाति कारक फॉर इंडिया, एनीबॉडी? कौन है ज्ञाति कारक? Moon? मून सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, वो दार कारक होता है ना। जी। सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को हम ज्ञाति कारक कहते हैं, सेकेंड लोएस्ट राहु डिग्री राहु प्लैनेट। केतु। तो आप देखो राहु केतु को कभी भी हम ज्ञाति कारक वाला सिस्टम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना। राहु केतु आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि 7 ही मेजर प्लैनेट्स हैं जो पितृकारक, मातृकारक, आत्मकारक, अमात्य कारक, भातृकारक, ज्ञाति कारक, दार कारक ऐसे बनते हैं। सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को क्या कहते हैं? आत्मकारक। आत्मकारक, आत्मकारक। सेकेंड हाईएस्ट को क्या कहते हैं? अमात्यकारक, अमत्यकारक। मात्यकारक। थर्ड को क्या कहते हैं? भातृकारक, है ना। फोर्थ में जब आ जाओगे तो मातृकारक होगा, क्योंकि 4th हाउस मां से मातृ का। रिलेटेड। फिफ्थ ये पितृकारक। 6th में जब जाओगे तो ज्ञाति कारक,
और सेवेंथ जो है वो दारा कारक। तो आप नोट कर लो, मंगल क्या है? ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक। बात समझ गए? यस सर। जो भी प्लानेट लग्न के डिग्री के पास होता है वो बहुत पावरफुल होता है। आपके चार्ट में भी आप जब रिजल्ट देखते हो, लग्न के डिग्री के आसपास कोई भी प्लानेट है, दे आर वेरी पावरफुल। तो आप देखो मंगल कितना पावरफुल है। पोजीशन देख पा रहे हो? लग्न 7 डिग्री 45 मिनट का है, और मंगल जो है वो 7 डिग्री 27 मिनट का है ना? तो मंगल जो है बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो ज्ञाति कारक भी है। ऊपर से मंगल जो है सेवेंथ का लॉर्ड है, यानी मारक भी है। और आके कहाँ बैठा हुआ है? अनदर मारक हाउस, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। केतु मंगल की तरह काम करने वाला प्लानेट, स्कॉर्पियो का कोलॉर्ड, वो भी बैठा हुआ है सेवेंथ राशि में, सेवेंथ हाउस में। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कारक जो प्लानेट होता है वो केतु है, और वो स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, अपने ही लॉर्डशिप को रिप्रेजेंट करने वाला राशि में बैठा हुआ है। तो आप देखो इन तमाम चीजों से आपको ये पता चलेगा कि जो भी परिस्थिति है वो कोई बहुत पॉजिटिव परिस्थिति नहीं है। ऊपर से अगर चंद्रमा का भी आप डिग्री देखोगे तो चंद्रमा के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो सूर्य का है। चंद्रमा, सूर्य और उसके साथ शनि, 4/7/2025 तक। आपको पता है मंगल कितना दिन रहेगा इस राशि में? Until 28th of July, sir. 28 अब देखो तब तक ये शनि का भी जो है प्रत्यंतर दशा चलेगा। जबकि आप देखोगे तो कहोगे शनि तो सर योग कारक प्लानेट है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कई फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि एक्चुअल में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है ना? और वो मूवमेंट किस तरीके से एक्ट करता है। जैसे मानिए मैं आपको पूछूंगा कि जुपिटर का गोचर हमारे देश के कुंडली में कौन से हाउस में हो रहा है? Second house में। जुपिटर के रेस्पेक्ट में कौन से, नटाल जुपिटर के रेस्पेक्ट में कौन से हाउस में हो रहा है? 9th house में। 9th हाउस में। तो जब जुपिटर का गोचर 9th हाउस में हो रहा है, हाउस वाइज प्रोस्पेरिटी बढ़ेगा, फाइनेंशियली हम लोग जो है ग्रो करेंगे। बात को समझिए, जुपिटर एक्सपांशन का कारक है, लेकिन वो डिस्प्यूट के हाउस में है, तो उसके साथ साथ और क्या बढ़ेगा? लड़ाई झगड़ा। डिस्प्यूट भी बढ़ेगा, लिटिगेशंस भी बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा, ये तमाम चीजें बढ़ेगा। उसके बाद आप देखिए जो आपका योग कारक प्लानेट है शनि, वो अपने परम शत्रु सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, और बहुत ही क्लोज डिग्री में है सूर्य के साथ। देख पा रहे हैं? सूर्य और शनि बहुत ही क्लोज डिग्री में है। तो जब इस तरीके का हालत होता है, कोई भी प्लानेट सूर्य के बहुत पास होते हैं, तो प्लानेट यूजुअली रिजल्ट दे नहीं पाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और हमें ये समझना है कि प्लानेट का रिजल्ट, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया कि शुरू में कौन रिजल्ट देगा, बाद में कौन रिजल्ट देगा, बीच में कौन रिजल्ट देगा, आपको ऐसे और एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि किस तरीके से एक प्लानेट का जो रिजल्ट प्रोवाइड करने का कैपेबिलिटीज है वो इन्फ्लुएंस होता है। और ये भी मैं फल दीपिका से ही आपको बता रहा हूं, तो आप इसको नोट करिए, चैप्टर 26 श्लोका 30, और इसमें फल दीपिका में ये एक्सप्लेनेशन भी है जिसको आप आगे चल के यूज करोगे। फल दीपिका बहुत ही रिनाउंड क्लासिक है, एस्ट्रोलॉजी के जो भी लर्नर्स हैं, फल दीपिका एक एक सूत्र जो है आपके प्रेडिक्शंस में निखार ला सकता है। तो पहला तो है कि कोई भी बेनिफिक प्लानेट, कौन है बेनिफिक प्लानेट? जी, हु आर द बेनिफिक प्लैनेट्स? नेचुरल बेनिफिक। जुपिटर। जुपिटर, शुक्र और मरकरी, ये है नेचुरल बेनिफिक। ठीक है, चंद्रमा तभी बनेगा जब वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा और वो बाकी दोषों से परे होगा। लेकिन ये जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं
इनके ऊपर अगर कोई मैलेफिक का दृष्टि पड़े तो फिर इनका बेनिफिक पावर कम हो जाता है। ये सिंपल सा स्टडी है ना। आपका चाहे नेचर जितना भी अच्छा हो, आप लोगों के लिए आवाज उठाते हो, लेकिन सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है, एक गुंडा है, या आपको पुलिस का डर दिखाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप अपना वो बेनिफिक क्वालिटी को कंट्रोल करोगे। तो जो भी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, अगर उसके ऊपर एक भी मैलेफिक का दृष्टि पड़ जाए तो उसका पावर 30% कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है उसका नेचर। और अगर दो मैलेफिक का दृष्टि पड़ जाए तो आधा हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, एग्जल्टेड प्लैनेट है, लेकिन उसके ऊपर उसके कोई क्रूर ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है जो उसका खास दुश्मन है, तो आप समझ जाओ वो प्लैनेट का रिजल्ट एनहेंस कराना जरूरी है। नहीं तो आप इसी गलतफहमी में रहोगे कि ये तो एग्जल्टेड प्लैनेट है, ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो मेरा योग कारक प्लैनेट है, ये तो मेरा एग्जल्टेड प्लैनेट है। तो आप यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, ये जो जुपिटर है, जुपिटर एक नेचुरल जो है बेनिफिक प्लैनेट है। Yes, sir. और हमारे चार्ट में जो जुपिटर है, जो चार्ट शेयर किया हुआ है उसमें, लेकिन जुपिटर देखिए पहले तो हो गया किसका लॉर्ड, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द 8th and 8th 11th. हाउस। 8th हाउस तो दोस्तान हो गया, और 11th को त्रिसढ़ाया कहते हैं। त्रिसढ़ाया का मतलब जो नेगेटिविटी है ना, उस हाउस का नेगेटिविटी का एक्चुअल केंद्र यही है, क्योंकि छठे से छठा है, 6th फ्रॉम 6th, 11th, ऐसे ही 8th फ्रॉम 8th, थर्ड हाउस। तो इसीलिए ये 3, 6 और 11 को त्रिसढ़ाया हाउस बोलते हैं। 3, 6 और 11, यानी ये एक्चुअल में सीरियस नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अंदर होल्ड करते हैं। एक्चुअल में हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना, निर्वाण पाना, किसी तरीके से परमात्मा के साथ मिलन होना। लेकिन 11th हाउस उसका एंटीथेसिस है। 11th इज ऑल अबाउट द कलियुग। जितने भी चीजें हैं मेटेरियलिस्टिक, उसका जो आस है पूर्ण करने के लिए 11th हाउस ख्वाहिशों का पूर्ति करता है। और उसके बाद 12th हाउस है ना। तभी जाके केतु जो है 12th हाउस में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। 12th हाउस में विनस भी अच्छा रिजल्ट देता है। लोग कहते हैं भोग कारक प्लानेट है, क्योंकि वो हर हाउस में ना पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। 12th हाउस भोग का भी है, बेड प्लेजर को देखा जाता है। किसी भी तरीके का आपका जो है एसोसिएशन, जो दुनिया से हाइड करके आप रखे हुए हो, वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। आइसोलेशन भी 12th हाउस से देखा जाता है। चैरिटी भी 12th हाउस से देखा जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस से देखा जाता है। क्योंकि जितने भी नेगेटिव चीजें किसी हाउस में हैं, उसका एक रिएक्शन भी होगा, तो कुछ पॉजिटिव्स भी उसके साथ शामिल होंगे। आपको उन पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे परिस्थिति ऐसा है हमारे देश में खास करके, कि हमारा 4th हाउस सीरियसली एफ्लिक्टेड है। क्यों एफ्लिक्टेड है? क्योंकि इट इज हैविंग द 7th हाउस लॉर्ड इन इट, एंड द मारक केतु इन इट, एंड द ज्ञाति कारक मार्स इन इट। और जब तक जुलाई आएगा तो ये मार्स जो है धीरे 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 अपना प्रभाव को शिफ्ट कर देगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे भी सबसे बिटर इफेक्ट जब आपको मिलेगा, तो कब मिलेगा? जब मार्स 10 डिग्री तक रहेगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. मारक और ज्ञाति कारक का जो रिजल्ट है, मार्स 10 डिग्री तक स्ट्रांगली प्रोवाइड करेगा। तो आप मान के चलो कि और 7-8 दिन भी बहुत ही सीरियस चीजें जो है होने वाला है, एंड वी शुड कीप एन वॉच ऑन इट। 7-8 दिन, है ना। अब धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, लेकिन केतु का इफेक्ट थ्रू आउट मिलेगा, इजंट इट? केतु का इफेक्ट थ्रू आउट मिलेगा। तो केतु यहाँ पे लगभग लगभग और 14 महीना कुछ रहेगा, 14 मंथ्स, है ना। और धीरे 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 आप देखोगे, अगर उसको हिसाब करोगे, तो एक टाइम आएगा जब सूर्य भी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सूर्य कब आएगा यहाँ पे 5th हाउस में? 2 महीने बाद।
हाँ या नहीं? Yes, sir. अभी आज वो जो है जेमिनाई में ट्रांजिट किए हैं, एक महीने में इसमें आ जाएंगे कैंसर में, और एक महीने में आ जाएंगे इसमें। केतु और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। जी। जो भी पितृदोष के बारे में जानते हैं उन्हें पता है, सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन होना, सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होना, सूर्य के साथ केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आमने सामने आ जाएंगे। सूर्य जैसे ही फिफ्थ साइन में आएगा तो जो राहु है, राहु का भी दृष्टि संबंध सूर्य के साथ हो जाएगा, है ना, सेवेंथ एस्पेक्ट। तो इसीलिए ये कोई बहुत पॉजिटिव टाइम नहीं है इंडिया के लिए। बात समझ रहे हैं? मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट जिसका किसी भी तरीके का क्वालिटी हो, उसको खराब करने के लिए एसोसिएशन या दृष्टि चाहिए। किसका एसोसिएशन, दृष्टि? मालेफिक्स का, है Malefic. ना। तो सूर्य का जो भी हमारे लिए कॉम्बिनेशन है, हैप्पीनेस का कारक है सूर्य के लिए, सूर्य इंडिया के लिए, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। ऐसे भी वो वीक पोजीशन में है, अपने से 12th में है नेटाल चार्ट में। तभी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, इट वाज ए स्टोरी एंड इट वाज आल्सो ए टाइम ऑफ, यू कैन से, मर्डर ऑफ सो मेनी पीपल, कोल्ड ब्लडेड किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल, जीनोसाइड जिसको कहते हैं, मास मर्डर्स, है ना। कई लोगों ने बेघर हुए, कई लोगों का हत्या हुआ, हर तरह का दुष्कर्म हुआ। और तब हमें जो है इंडिपेंडेंस का जो रात है, वो हमारे इतिहास में सबसे घिनौना और सबसे दर्दनाक रात। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के चार्ट को कंपेयर करोगे तो उसमें सिर्फ चंद्रमा का पोजीशन ही बदला हुआ है ना। पाकिस्तान का जो चंद्रमा है वो इधर 4th हाउस में है, हमारा एक साथ सारे हैं, उसका चंद्रमा यहाँ पे है ना। डिस्पाइट दैट उनका जो इकोनॉमिक हालात है वो बहुत ही खराब है। उसके पीछे भी कई सारे लॉजिक्स हैं, उस पर हम कभी और आएंगे, लेकिन ये प्रिकॉशन का टाइम है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके का जो एयर स्ट्राइक है या जो एरियल एक्सीडेंट्स है, उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? एनीबॉडी हु कैन से? तो जो मर्क्यूरी है वो मारक है, सेकंड लॉर्ड है तो, हम्म और वो इस वक्त 8th हाउस, सॉरी, स्कॉर्पियो में है, विच इज हाउस ऑफ सडन इवेंट्स इन कालपुरुष कुंडली। मरकरी स्कॉर्पियो में है? नहीं है सॉरी मरकरी, सॉरी, मर्क्यूरी अपने ही जेमिनाई साइन, में है सर। अपने सॉरी। ही साइन में है मरकरी। जी जी जी। लेकिन लेकिन उससे पहले जब मरकरी का पोजीशन था, तब तो अभी गोचर में आया हुआ है ना। जी दी गुड मरकरी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु एंड केतु। जी और ये सर। बात कहना कि बहुत ही अच्छे प्लानिट है राहु और केतु, वो दोस्त है, राहु का दोस्त है ना। क्योंकि जब भी आपका किसी भी तरीके का मारक के कॉम्बिनेशन में वो आएंगे, है ना, तो टाइम जो है अच्छा नहीं होता। और एयर साइन कौन कौन से हैं? जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। जेमिनाई, एक्वारियस और लिब्रा। तो जेमिनाई में अभी देखिए, यानी जो भी आपका बुध आएगा वो नटाल मंगल के रेस्पेक्ट में आएगा, है ना। तो मैंने एक बात बताया था बीच में, ये जो नेटाल प्लैनेट्स हैं इनका अपनी ही राशि में आना या इनके साथ किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनना या कोई मैलेफिक का दृष्टि उनके ऊपर होना, उनका जो अच्छे क्वालिटीज है ना उसको और डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। तो आप देखो, अभी जो यहाँ पे 12th साइन है, यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है गोचर में? Saturn, शनि। I believe. सैटर्न। शनि सिटिंग कर रहा है अभी पाइसेस में, है ना। अब देखो शनि जो है पाइसेस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी इनका जो तीसरा दृष्टि है, जो कि शनि का नीच दृष्टि होता है अगर लगन पे पड़े तो। बात समझ रहे हैं? साइन वाइज नहीं कह रहा हूँ, हाउस वाइज।
शनि का थर्ड दृष्टि कभी भी अच्छा नहीं होता, और शनि के थर्ड दृष्टि में जो भी प्लैनेट्स रहते हैं उन्हें डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। आपके कुंडली में शनि जहां पे भी है, वहां से थर्ड हाउस का जहां पे भी एस्पेक्ट पड़ रहा है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेवेंथ का रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. सेवेंथ शनि के लिए जो है उच्च का पोजीशन होता है। उसके बाद शनि जो है कर्म कारक प्लैनेट है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या जो सेवेंथ का दृष्टि शनि का पड़ेगा, वहां पे शनि जो है यूजुअली वो क्रुएल्टी जो थर्ड दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है नहीं होता है। और टेंथ तो सबसे अच्छा दृष्टि होता है, बशर्ते यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना, प्रोविजन है। हार्ड वर्किंग लोगों के लिए शनि का टेंथ दृष्टि बड़ा अच्छा होता है। नया बिजनेस शुरू होना, नया काम शुरू होना, अपने पद प्रतिष्ठा मिलना, किसी तरीके का प्रमोशंस मिलना, पैसे का अच्छा आवाजाही होना। तो आप देखो कितने सारे रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं अभी बताऊंगा नेटाल शनि से ये कौन सा पोजीशन है, नाइन्थ पोजीशन है ना। Yes, sir. नेटाल शनि से ये जो है नाइन्थ पोजीशन है। तो आप देखो हर जगह पे ना प्रोस्पेरिटी के टर्म पे इंडिया का इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें सही है। लेकिन लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके का एनिमिटी, क्रुएल्टी, ये अपने हिसाब से अनकंट्रोल्ड वे में बढ़े जा रहा है ना, अनकंट्रोल्ड वे में। अभी एक रिपोर्ट आया हुआ है जिसमें ये दिखा गया है रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, या किसी को गाली गलौज देने का जो इंसिडेंसेस है, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का जो इंसिडेंसेस है, या जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिसबिहेवियर, अनरूली बिहेवियर है, कोई किसी को धक्का मुक्की कर रहा है, गाली दे रहा है, या किसी तरीके का इंडिसेंट काम कर रहा है, वो 4 टाइम्स बढ़ गया है। ये अभी करंट रिपोर्ट है इंडिया में, है ना। तो आप देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कहाँ से देखते हैं, व्हिच हाउस रिप्रेजेंट्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से देखते हैं? क्या बात है, आप लोग ना कुछ पढ़ते तो हो नहीं मुझे लगता है, और फिर जब शुरू करें ऐसे लगता है कल ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है। जो आपके Third house, sir. मूवमेंट्स होते हैं, स्मॉल मूवमेंट्स, है ना, Third कौन से house. प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए फोर्थ हाउस से व्हीकल वगैरह भी देखते हैं। जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं, है ना। तो जी. इसीलिए कोई फॉरेन जा रहा है, कोई बहुत दूर जा रहा है, तो जुपिटर का स्थिति देखा जाता है, नाइन्थ लॉर्ड का स्थिति देखा जाता है। लेकिन जो आपका व्हीकुलर मूवमेंट्स है, व्हीकल से, वो फोर्थ हाउस है, उसका Fourth house. यूटिलिटी थर्ड हाउस से है ना, यूटिलिटी। तो इसीलिए कोई छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहता है, कुछ गाड़ियां वो जो है लोगों को आवाजाही में यूज करना चाहता है, तो थर्ड हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। फोर्थ हाउस व्हीकल हो गया, उसका यूज जो है वहां से ट्वेल्थ यानी थर्ड हाउस। तो आप अपने लोकेलिटी में जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में करते हो, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। व्हीकल फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए आप देखो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट हम ले लिए या कोई कंट्री ले लिए, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपका फोर्थ हाउस से आ जाएगा। एक कंट्री के लिए भी ऐसे ही आप स्टडी करोगे, है ना। Yes, sir. अभी कल मुझे किसी ने पूछा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर प्लेन क्रैश या कहीं पे एक इंसिडेंट हो रहा है, तो जगह कैसे आप नोट डाउन करोगे, है ना। तो अल्टीमेटली जगह नोट डाउन करने के लिए भी अहमदाबाद का चार्ट जो है आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, कब वो टाउन प्लानिंग हुआ था, कब बना था। हर टाउन का आपको एक चार्ट मिल जाएगा, है ना, हर टाउन का। अब ये 3-4 अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी आपको कोई सीरियस स्टडी करना है, जैसे मानो आप बॉम्बे के बारे में पढ़ोगे, तो यू फाइंड डिटेल्स स्टडी ऑफ बॉम्बे, कि नया बॉम्बे जिसको आप मुंबई कहते हो, कब वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसका प्लान किसने बनाया था,
तो ऐसे तो बॉम्बे कई दिन से एग्जिस्ट कर रहा है, मुंबा देवी के नाम पे मुंबई हुआ है। लेकिन जी अब जब उसका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़, तो आप उसमें स्टॉक एक्सचेंज कब बना था उसका स्टोरी भी पढ़ पाओगे। एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी का जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट को टच करोगे, वहां से यू कैन हैव एन ओशन ऑफ जर्नी। खाली जो है बाधक के बारे में आप जो है 10 साल तक पढ़ते रहोगे, बाधक कंप्लीट नहीं होगा। एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में पढ़ते रहोगे, आपको हाउस के बारे में पढ़ते ही रहोगे और आपको नया नया नॉलेज मिलता रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि पर्टिकुलरली किसी इंसिडेंट कोई जगह पे हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन उसको शो करेगा। ये अलग बात है कि हमने उसको स्टडी नहीं किया, नहीं पाए। हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ जी ये जो पहला हाउस है ये आपका जो है ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो हाउस है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 8 नंबर वाला जो साइन है, 5 नंबर वाला जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और 11 नंबर जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कोई भी पर्टिकुलर जो है इंसिडेंट्स को जानने के लिए आपको उस पर्टिकुलर जगह के बारे में कोई इनपुट लेना है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, है ना। उपाय नहीं करके यार कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अहमद शाह का वो आ रहा है, और उस पे वो हिस्ट्री दे रहा है कि हाँ जी इस स्टेट को ये बना हुआ था। तो आप जो है उस पे स्टडी कर सकते हो। उसके बाद जो है गवर्नमेंट इंडिया में कब हुआ था ये भी आप कर सकते हो, और आप उसका आगे जो है स्टडी कर सकते हो कि हाँ जी ये किस तरीके का इंसिडेंट जो हुआ है, क्या उस पे हो रहा है। लेकिन कोई पर्टिकुलर इवेंट होने के लिए राशि, प्लैनेट, साइन और नक्षत्र, इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। राशि, प्लैनेट, साइन और नक्षत्र। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला हाउस या प्लैनेट के ऊपर जितने ज्यादा मालेफिक्स का दृष्टि होगा, उतना डिफिकल्ट जो है सिचुएशंस आप वहां से इमेजिन कर सकते हो। जैसे मानिए आज के डेट में मैं कोई पर्टिकुलर चार्ट दिखाऊंगा और आपको पूछूंगा कि ये चार्ट देख के आप मुझे बताओ कि किस तरीके का जो है कॉम्बिनेशन आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। हाँ? तो आप देखो एक ये चार्ट है। जन्म के समय में बहुत सारे प्लैनेट्स कौन से हाउस में हैं? 10th हाउस में। बहुत सारे प्लैनेट जो हैं 10th हाउस में हैं। तो हम धीरे धीरे उसको स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि पहले ज्ञाति कारक कौन है, बताओ ज्ञाति कारक कौन है? मार्स। मार्स। क्लियर हो गया? मार्स इज द ज्ञाति कारक। ठीक है। उसके बाद आप देखिए बाधक कौन है? जुपिटर, जुपिटर। है ना। जो भी आपके मरकरी के साइंस होते हैं उसमें बाधक हमेशा जुपिटर होता है, 7th लॉर्ड। 7th का लॉर्ड। तो आप देखो यहाँ पे ये जो जातक है, लगन है बुध का, है ना। तो जी उसका जो पर्सनालिटी है उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा? मरकरी। एंड जी व्हाट इज मरकरी? इवन दो इट इज इन द ओन साइन, मरकरी जो है रेट्रो भी है और मरकरी जो है कंबस्ट भी है ना। जी। दिख रहा है? यस सर। रेट्रो एंड कम। उसके बाद देखो मरकरी का डिग्री कितना डिग्री है, 24.6। और लगन का डिग्री कितना है, 24 डिग्री 29 मिनट्स। सूर्य का डिग्री कितना है। 23 डिग्रीज। तो आप क्या समझे, मरकरी क्लोजली कंजंक्ट विथ सन, सन। बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन वो जो आपका कंजंक्शन का इफेक्ट है दैट इज ऑलवेज ए नेगेटिव इफेक्ट। बुधादित्य योग या किसी भी प्लैनेट का सूर्य के साथ जो कंजंक्शन है, एक पर्टिकुलर डिग्री से जब वो बाहर निकल जाते हैं
तभी अच्छा होता है। बहुत ही क्लोज होना सूर्य जैसे पावरफुल प्लैनेट के साथ तो क्या करता है, उसका नेचुरल कारकत्व को खराब कर देता है उस प्लैनेट का। कई बार कहा जाता है अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का लगन में सूर्य है और कोई और प्लैनेट सूर्य के बिल्कुल ही पास है, तो ऐसे लोग, जो आपका सूर्य का मतलब होता है समाज में आपका प्रतिष्ठा, सूर्य का मतलब होता है आपका पहचान, स्टेटस, ऐसे कंडीशंस में जब तक पिता का मृत्यु ना हो जाए लाइफ में एक्चुअल जो स्टेटस का वृद्धि है, रिकॉग्निशन है, वो मिलता नहीं है। ये कहना खराब है लेकिन कई बार क्लासिक्स में और बहुत सारे जगह पे ये चीजें होता है। क्लोज कंजंक्ट और रिलेशनशिप खराब होता है। सूर्य के साथ बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में मंगल रह गया, भाई के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में मून रह गया, माता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। जुपिटर रह गया, गुरु के साथ अच्छा नहीं होगा, स्वामी के साथ अच्छा नहीं होगा। सिंपल सा रूल है। लेकिन यहाँ पे लगन का कारक, लगन का स्वामी वो सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होगा जिसमें जो नेटिव है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटल फैकल्टी का यूज नहीं कर पाएगा। कोई बीमारी जैसे फिट्स पड़ना, नींद में चलना, बिल्कुल नींद नहीं होना, यानी आप इतने स्ट्रेस में हो आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप सो ही नहीं पा रहे हो। तो आप बताओ नींद का कारक कौन होता है? मून। हाँ जी, वो इज द कारक ऑफ नींद, ड्रीम। केतु। केतु का क्या है? केतु तो विच्छेदात्मक प्लानेट है ना। स्पिरिचुअलिज्म में जब जाओगे तो केतु का इफेक्ट अलग होता है, मेटेरियलिज्म में जाओगे तो अलग होता है। लेकिन ये जो 12th हाउस है, हमारे आंखों को रिप्रेजेंट करने वाले दो प्लैनेट्स होते हैं, दो हाउसेस होते हैं। सूर्य और चंद्रमा आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आंखों का जो पोजीशनिंग है आपके चार्ट के हिसाब से सेकेंड हाउस और 12th हाउस से पता चलता है ना। जी और जो सर। नींद का कारक ग्रह है उसमें भी आप देखिए 12th हाउस निद्रा के लिए है, सपना देखने के लिए है। साइन एसोसिएटेड इज स्पाइसेस, है ना। 12th का स्वामी भी कालपुरुष कुंडली में जुपिटर होता है। तो अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है आपको नींद बड़ा अच्छा आएगा। शुक्र का स्थिति अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका ये जो 12th हाउस वाला प्लानेट है किसी तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया तो आपको नींद का भी इशू होगा। तो आप देखो सूर्य कहाँ पे है इस चार्ट में? 10th हाउस में। 10th हाउस में है और मंगल के साथ है ना। व्हाट इज मंगल? अभी तो पढ़ा है ना, मंगल इज द ज्ञाति कारक। यस सर। उसके बाद जुपिटर के साथ है, जुपिटर इज द बाधक। तो नेचुरली नींद का जो कारक प्लानेट है जो 12th साइन है कालपुरुष कुंडली का, वो बाधक बनेगा, बाधक। और सूर्य जो है 12th का लॉर्ड है इस चार्ट में, तो नींद में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आप भी खुद अपना देख लीजिए, जब भी आपको डिप्रेशन होता है, जब भी आपको ढंग से नींद नहीं आता है, तो आप देखना आपका 12th का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाएगा, है ना। 12th का लॉर्ड एफ्लिक्टेड होना। इधर देखो, आप कहोगे सर ये तो सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। जब आप नेगेटिव बन जाते हो ना तो दोस्ती जो है नेगेटिव बन जाता है। सबसे खूंखार दुश्मन आपके दोस्त ही बनते हैं, ठीक है। तो सर मंगल का प्लूटो। नेचर ही खराब हो गया है, मंगल का नेचर खराब है। जुपिटर बेचारा परेशान है। और जुपिटर यहाँ पे देखिए मारक भी है ना। ज्ञाति कारक, मारक, बाधक सब एक ही हाउस में है। तो बेचारा मरकरी क्या करेगा, इसका हालत खराब है। कंजंक्ट हो गया सूर्य के साथ, जो भी थोड़ा बहुत एनर्जी के साथ लड़ाई करता, इट इज वेरी क्लोज टू द सन। एंड हु इज सन? सन इज द 12th लॉर्ड। तो 12th लॉर्ड भी यहाँ पे आ गया, 7th लॉर्ड भी यहाँ पे आ गया, इस तरीके का 3rd लॉर्ड भी यहाँ पे आ गया, स्ट्रगल का स्वामी है।
पराक्रम तब दिखाओगे जब आपके पास एक दो चीजों में पराक्रम दिखाना हो। हर तरफ लड़ाई करोगे तो क्या होगा, थर्ड का स्वामी इधर आ गया, एट्थ का स्वामी इधर आ गया, तो देखो कितने सारे नेगेटिविटी इस जगह पे जो है एक तरीके से गैदर्ड हो गया है ना। ट्वेल्थ का स्वामी भी यहीं पे, एट्थ का स्वामी भी यहीं पे, थर्ड का स्वामी भी यहीं पे, ज्ञाति कारक भी यहीं पे, बाधक भी यहीं पे। तो आप देख लो कितना ज्यादा एफ्लिक्शन है ना। तो कोई सुबह सुबह एक जो है एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग मुझे मिला था, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, है ना। Yes. आप पूछोगे सर क्या रिमेडीज प्रोवाइड करेंगे, तो आप पहले देख लो, रेमेडीज प्रोवाइड करोगे उससे पहले परिस्थिति देख लो। इतना आसान सिचुएशन नहीं है ना। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्ट्रांगली अफ्लिक्टेड मर्करी, लग्न का स्वामी को स्ट्रांग करना, किसी भी तरीके का मंत्र से जो आपको मरकरी को पोजीशन मिले, पावर मिले। तो मरकरी के लिए माँ कौन से होते हैं जिनका पूजा करना चाहिए? गणेश हाँ जी जी, की। Pati? हु इज द लॉर्ड मरकरी के लिए? Uh, खाली पढ़ते रहो, कुछ नहीं है, माँ सरस्वती, है ना। राहु और मरकरी इन दोनों के लिए माँ सरस्वती का जो है पूजा होना चाहिए। केतु के लिए गणेश जी का पूजा होना चाहिए। तो आप ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे देखिए ये अफेक्टेड है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आपको ये करना है। पहले तो आप देखो काल सर्प दोष, है ना। राहु कितने डिग्री में है? 19। 90. सैटर्न जो है 10 डिग्री में है, इसका मतलब है राहु के अंदर जो है सैटर्न है ना। तो राहु इज मूविंग टुवर्ड्स सैटर्न, टुवर्ड्स द लग्न, टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर साइन। तो धीरे धीरे राहु सारे प्लैनेट्स को खाने के लिए दौड़ रहा है, ड्रैगन। ये वाला जो होता है आपका कालसर्प दोष, ये बहुत डिफिकल्ट कालसर्प दोष होता है, जहां पे सारे प्लैनेट्स राहु केतु के बीच ऐसे रहें कि द हेड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑल दी प्लैनेट्स। तो राहु तो पहले शनि की ओर जा रहा है, कर्म खराब कर देगा, है ना। जबकि शनि देखो एक्जल्टेड है चार्ट में, बात समझ रहे हो। Yes, sir. शनि इज एक्जल्टेड, चार्ट में देखोगे तो कई प्लैनेट आपको मिलेंगे, आप कहोगे ये क्या परिस्थिति है, बहुत ही बढ़िया है। बुध का परिस्थिति देखो, लॉर्ड ऑफ द लग्न एंड लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, सूर्य की क्लोज है, अदरवाइज बहुत पावरफुल है। वही वाला फॉर्मूला, लग्न के डिग्री के आसपास का डिग्री होना चाहिए। चंद्रमा अपने ही घर में है, लेकिन हर तरीके का मेंटल प्रॉब्लम्स जो है ना। तो आप उसको भी देखिए। जो हाउस को मैं दिखा रहा था उस पे आप देखो राहु का दृष्टि आ गया, इतना सारा डिफिकल्टीज के बाद राहु का भी दृष्टि आ गया ना, 9th एस्पेक्ट। Yes, sir. पता चल जाएगा आप जब भी किसी का चार्ट पढ़ोगे, तो आपको कई चीजें, तो यहाँ पे मरकरी का सीरियस रिचुअल्स होना चाहिए, साथ में काल सर्प दोष का निवारण के लिए पूजा होना चाहिए, है ना। पहले एक एक करके आपको ठीक करना होगा। उसके बाद आप देखो मंगल जो है 8th का लॉर्ड है, वो भी यहाँ पे आके बैठा हुआ है। मंगल जो है 3rd का भी लॉर्ड है ना। तो ये Yes, sir. कोई अच्छी कॉम्बिनेशन होते नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था देखो, 3rd का स्वामी अपने से कितने में है, 8th में है ना। Yes, मंगल sir. 3rd का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड जो है अपने से 8th में है। मंगल 8th का लॉर्ड है और अपने से 3rd में है, देख रहे हो कॉम्बिनेशन। Yes, sir. इसको आपको देखना पड़ेगा, नेटाल चार्ट से आपको ये तमाम चीजें देखना पड़ेगा। अभी देखो यही पर्टिकुलर चार्ट को आप बताओ, जो नेटाल पोजीशन से अभी जो आपका ट्रांजिट चार्ट चल रहा है, तो ट्रांजिट में रिपीट हो रहे हैं ये सारे। Yes, sir. सूर्य आज के डेट में इसी राशि में है, मरकरी इसी राशि में है, Jupiter. जुपिटर इसी राशि में है, मंगल जो है वो 12th में चला गया है ना। ये Yes. देखना। तो मैंने यही कहा, जब भी प्लैनेट्स अपने ही नेटाल राशि में गोचर करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशंस होता है। और आपको ये तमाम चीजों को जो है
समझना होगा और उसको जो है आपको यूज करना होगा किसी भी प्रकार का कैलकुलेशंस के लिए, है ना। अब साथ में मैं आपको एक जो है चीजें बता देता हूं और उसको नक्षत्र के हिसाब से आपको नोट करना है और मैं फिर ये चार्ट को भी आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। तो नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखना पढ़े जा रहा है ये, जी सर। ठीक है। तो ये आपके 27 नक्षत्रों के बारे में लिखा हुआ है ना। इसमें भी फल दीपिका का ये श्लोक का 39 से 40, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको जो है रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। ट्रांजिट अब राहु केतु का ही है ना। तो पहला तो आप देख लीजिए जो ट्रांजिट है उसमें वो कह रहा है कि अगर जन्म नक्षत्र से आपका राहु का पोजीशन को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको अपना अपना जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए, है ना। आया नहीं, जन्म नक्षत्र, जैसे मेरा जन्म नक्षत्र रोहिणी है, 4th नक्षत्र। तो राहु का जो गोचर है कौन से नक्षत्र में हुआ है वो जानना जरूरी है। तो अभी मैं किसी को पूछूंगा कौन से नक्षत्र नंबर में राहु गोचर कर रहा है तो आप में से आधे लोग बता नहीं पाओगे, है ना। कितने डिग्री में है राहु? 28 डिग्री में। कौन से में है? एक्वारियस साइन में। तो बताइए नक्षत्र कौन सा होगा? बैक कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। सबसे लास्ट नक्षत्र कौन सा होगा जोडियाक का? बुध, हाँ या नहीं? यस सर। बुध जो है पाइसेस साइन का सबसे लास्ट नक्षत्र को रिप्रेजेंट करेगा। उससे पहले कौन रिप्रेजेंट करेगा? शनि। भाई 8 नंबर नक्षत्र जो है, जितने भी 8 नंबर वाले नक्षत्र हैं शनि होता है। 8 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, उनका लॉर्ड शनि है। 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, उनका लॉर्ड कौन है? बुध शनि। है। लास्ट वाला जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड बुध है और उससे पहले वाला जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड कौन है? शनि है। दोनों का डिग्री मिलके कितना हो जाएगा? दो नक्षत्र अगर हम हिसाब कर ले तो 26 डिग्री 40 मिनट, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो इसका मतलब है 40 डिग्री में 3 नक्षत्र रह जाएंगे। और आज के डेट में एक्वारियस में 28 डिग्री में राहु है। तो राहु का नक्षत्र नंबर क्या हो जाएगा? विल इट बी 25, 25? 27 नंबर नक्षत्र आपके पूरे कुंडली में लास्ट नक्षत्र होता है। पाइसेस में आएगा 27 नंबर नक्षत्र। उसका स्वामी बुध है, उससे पहले वाले का स्वामी शनि है, उससे पहले वाले का शनि स्वामी जो है, शनि से पहले महादशा में भी गुरु आता है तो गुरु है। तो आज के डेट में 25 नंबर जगह पे कौन है? 25 नंबर नक्षत्रों में राहु है। मैं यूज बता रहा हूं आपको। तो मेरा जो नक्षत्र जन्म नक्षत्र है वो 4th नक्षत्र है। तो बताओ राहु का पोजीशन क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में? अगर 4th में राहु होता तो 1st नक्षत्र होता, आया नहीं? यस सर। 25 नंबर नक्षत्र में है, इसका मतलब 22 नंबर नक्षत्र हो गया ना, 22nd। यस सर। तो देखो 22nd का क्या रिजल्ट दिया है। इट रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ द नेटिव 22nd और इफेक्ट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। आप भी अपना अपना देखो। हमारा तो हैप्पीनेस चल ही रहा है ना। मैं एस्ट्रोलॉजी का जब क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने किसी को बोला था कि आपका जब भी योगिनी महादशा चलेगा, राहु का महादशा, उसको संकटा महादशा कहते हैं ना, 8 साल का होता है।
संकटा महादशा, इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, ट्रबल में होता है। और उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहले 4 साल को हम कहते हैं संकटा महादशा, और दूसरे 4 साल को कहते हैं विकटा महादशा। तो विकट का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। आप भी अपने अपने जो है चेक कर लेना इस तरीके का परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। और जब ये राहु का दशा आ जाए तो फिर आप जो है दुर्गा जी के शरण में चले जाना। हाँ। दशा, ये देखो मैं योगिनी दशा दिखा रहा हूँ। वो जो नेटिव है जिसका अभी हमने चार्ट देखा था, योगिनी दशा दिखा रहा हूँ। तो आप मुझे बताओगे देख के कौन सा दशा चल रहा है। ये कौन सा दशा है? आप नाम भी सुने नहीं होगे ना। इसमें भी ऐसे ही होता है, ईड़ा, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, हैं? भद्रिका। ये जो 5 नंबर साल वाला है भद्रिका, ये बुध का दशा होता है। बात समझ रहे हो? और वो बुध ही अफ्लिक्टेड है। और उसमें से भी आप देख लो अभी जो दशा चल रहा है आपका, ये भ्रामरी दशा चल रहा है, यानी मंगल का दशा चल रहा है 16/10/2025 तक। और मंगल जो है ज्ञाति कारक है, और वो भ्रामरी जो है बुध बेचारा परेशान है ना। तो इसमें ऐसे आता है ये संकटाय सेन 8 साल का दशा, संकटा दशा बहुत ही डिफिकल्ट दशा होता है ना, संकटा दशा। तो जिसका भी संकटा दशा चल रहा है या जिसके भी लाइफ में संकटा दशा का पीरियड उसको पता है, वो अपना अपना चार्ट देख ले। he is most likely to go through a very difficult period of life within those 8 years। अपना अपना चेक कर लीजिएगा। किसी का डिवोर्स हुआ होगा, किसी का जो है बहुत बड़ा लिटिगेशन हुआ होगा, किसी का बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, कोई अपने फैमिली से अलग थलग पड़ गया होगा। तो ये जो है आपके बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन में भी काम में आता है। संकटा दशा राहु का दशा है, ये एक अलग योगिनी दशा सिस्टम है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इतने सारे जो रूल्स हैं, जो आपके परिस्थिति हैं, पढ़े हैं, तो इसको हम यूज करेंगे अभी इंडियन चार्ट में। तो आपने इंडियन चार्ट में राहु का पोजीशन देखा था, ठीक है, और आज के डेट में राहु का पोजीशन जानते हो। तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। राहु कौन से साइन में था इंडियन चार्ट में? ये देखिए राहु 5 डिग्री 4 मिनट में है ना, कृतिका नक्षत्र में। तो कौन सा नक्षत्र हो गया? थर्ड नक्षत्र। यस सर। और आज के डेट में कौन से नक्षत्र में है? अभी कैलकुलेट किए थे 25th में। ना, 25th नक्षत्र। यस सर। तो यहाँ पे आप देखिए राहु के वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टीज है नहीं। हमें जो डिफिकल्टीज है वो केतु के वजह से है। एनी से केतु कहाँ पे होगा अगर राहु का नक्षत्र पता चल गया तो आपको? आइए, जस्ट अपोजिट में होगा, उत्तर जस्ट फाल्गुनी अपोजिट में मे बी। है ना। तो आपका जो बीच वाले नक्षत्र आते हैं आप उसी से कैलकुलेशंस कर लोगे, है ना। जैसे मानो आपका फर्स्ट नक्षत्र है तो 13 मिला दो, कोई भी नक्षत्र से 13 मिला दो, 23 और 13 मिलोगे तो कितना हो जाएगा? 10th। तो आपका जो है केतु उसके आसपास ही रहेगा। केतु के लिए भी आप देख लो 28 डिग्री का केतु कौन से साइन में होगा? साइन में, लियो में। लियो साइन में है। तो अब उसका लॉर्ड कौन होगा? तो आप 1 2 3 हिसाब कर लो, क्योंकि 5 नंबर साइन से ना फिर से नक्षत्र जो है रिपीट होते हैं। ये इसको बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। पहला स्वामी केतु,
दूसरा स्वामी जो है वीनस, तीसरा जो है सूर्य। तो अब जो है केतु जो है आपका थर्ड जो है लॉर्ड बनेगा, यानी सूर्य जो है केतु का स्वामी बनेंगे, है ना। और वो नक्षत्र के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो लियो के लिए 9 और 3 12 नंबर नक्षत्र बनेगा जहाँ पे केतु है। तो जन्म नक्षत्र जो है उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वहां से आप देखोगे कि उस स्टार के हिसाब से पोजीशन क्या होगा, है ना। तो आज के डेट में केतु जो है 12 नंबर नक्षत्रों में है। जन्म के समय में इंडियन चार्ट में आपने देखा होगा स्कॉर्पियो साइन में था। स्कॉर्पियो साइन में जब भी रहेगा तो फिर आप उसमें भी कंप्लीट कर लोगे स्कॉर्पियो में, फिर से जो है आपके नक्षत्र कंप्लीट हो जाते हैं। 18 नंबर नक्षत्र जो है स्कॉर्पियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके इनिशियल डिग्री में कोई है तो उसमें भी जुपिटर पता चला उसका लॉर्ड है, 17-16 नंबर। तो नाटाल चार्ट में 16 नंबर में है, और आज के डेट में वहां पे 12 नंबर में है। तो 16 से 27 12 हो गया, और 12 24 24। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे आ रहा है उसको हम देखेंगे कि कौन से चार्ट के लिए होगा। ये 26 और 7 में डेंजर टू लाइफ होता है। तो एक देश के केस में जब भी हम स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर नोड का रिजल्ट, तो हमें बाकी चीजों को भी देखना होगा। तो वो कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये जो चार्ट शेयर किया हूँ इसको आप थोड़ा सा जाके स्टडी करिएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक डाउट था, जैसे आपने सर बोला कि जो असेंडेंट की डिग्री होती है उस डिग्री पे जो प्लेनेट होता है वो मोस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है पर्सन को। हम्म जैसे हम्म हम्म इसकी लग्न डिग्री 7 डिग्री है और मार्स आपने बोला 7 पे ही है। लेकिन सर मेरे को कंफ्यूजन ये है कि मार्स ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि कोई प्लैनेट जो एग्जॉल्टेड है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा, या किसका सबसे ज़्यादा रोल होगा कुंडली में, हम कैसे डिसाइड डिपेंड करेंगे? करता है ना, उसके लिए हम अलग से कई सारे वीडियो जो अपलोड किए हैं। खाली एग्जल्टेड होने से कुछ नहीं होता है, वो अच्छे घर का स्वामी होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छा एस्पेक्ट होना चाहिए, उसका सडबल अच्छा होना चाहिए, अष्टक वर्क स्कोर अच्छा होना चाहिए। जितने पॉजिटिव पॉइंट्स आप पाओगे उतना अच्छा। बात समझे, ऊपर से दशा उसका सपोर्टिव होना चाहिए। चाहे शनि आपका जितना भी स्ट्रांग हो, जितना भी अच्छा हो, सूर्य का दशा में वो अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। तो सारे फैक्टर्स को मिला के एस्ट्रोलॉजी चलता है ना। तो यस सर, इसी सो एक फैक्टर ये है जो डिग्री पास हाँ, में एक होगी, एक फैक्टर ये फैक्टर है। है कि अच्छा, आपका जो ओके। भाव मध्य कहते हैं, यूजुअली आपका जो लग्न राइजिंग डिग्री होता है, तो जो भाव और हाउसेस का हिसाब होता है ना, वो उसी राइजिंग डिग्री से दोनों साइड में होता है। 15 डिग्री लेफ्ट में, 15 डिग्री राइट में। और कई सारे सिस्टम में आपका हाउसेस 30 डिग्री का होता नहीं है, अनइक्वल डिवीजन होता है। इस पे भी लग्न को जो है भाव मध्य लिया जाता है। तो इसीलिए लग्न के पास वाले जो प्लानेट हैं स्ट्रांग होते हैं, लग्न से 15 डिग्री लेफ्ट या राइट में जो होंगे वो काफी वीक होते हैं। बात समझ रहे हैं। यस तो सर। स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे 0 से 6 डिग्री बिल्कुल ही बच्चा प्लानेट है। 6 से 12 डिग्री वो टीनेज का प्लानेट है। 12 से 18 वो बहुत ही पावरफुल है। 18 से 24 प्रौढ़ है, यानी उसका जो है 48 साल हो गया है ऐसे लग रहा है उसको। और फिर 24 से 30 डिग्री तो बुढ़ा प्लानेट है। उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है लेकिन उसका कोई काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता। जो बच्चा प्लानेट है उसके पास एनर्जी नहीं होता है, लेकिन वो हर चीज को सीखना चाहता है। जो एडोलेसेंट प्लानेट है वो अपने डायरेक्शन से अगर सही नहीं मिला तो टाइम को वेस्ट कर सकता है। लेकिन फुल्ली एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं जो 12 से 18 डिग्री में रहते हैं, ये एक अलग हिसाब है। उसके बाद जितने पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, जितने आपके बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, अगर उसके ऊपर और बेनिफिक प्लैनेट का दृष्टि पड़ गया तो उनका नेचर और अच्छा हो जाता है। उनके ऊपर मेलेफिक दृष्टि पड़ गया तो वो अच्छा नेचर को खो देते हैं। मेलेफिक प्लैनेट है उसके ऊपर मेलेफिक का दृष्टि पड़ गया तो उसका नेगेटिविटी और बढ़ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, आप इसको आराम से कॉमन सेंस के साथ समझ सकते हैं ना। तो जितने ज्यादा डिफिकल्ट एसोसिएशन आपके साथ होगा वो प्लानेट उतना खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लानेट थर्ड हाउस में है, उस प्लानेट का शत्रु राहु केतु है, वो राहु केतु के एक्सिस में है। वहां पे जो आपका प्लानेट ज्ञाति कारक है वो आके बैठ गया, बाधक बैठ गया, उसमें खुद ही जो है सूर्य के बिल्कुल क्लोज हो गया। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उस प्लानेट के साथ एसोसिएट हो गए। तो वो प्लानेट हमेशा नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा,
क्योंकि उसका पॉजिटिविटी खत्म होता जा रहा है। तो आपको ये लॉजिक लगाना है, और ये लॉजिक जो है आपको गोचर में भी लगाना है, यही लॉजिक आपको जो है दशा सिस्टम में भी लगाना है, कि जो मेन दशा का प्लानेट है वहां से कौन से हाउस का स्वामी है वो, उस दशानाथ के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या है। 6-8 का तो स्वामी नहीं है, उसके ऊपर कोई कुदृष्टि तो नहीं है। फिर आप दशा सिस्टम देख के प्रेडिक्शंस करोगे। जहां पे बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आपको मिल गया तो आप समझ जाओ कि वो बहुत ही अच्छा परिस्थिति है आपका। 9th स्वामी का आपका दशा चल रहा है, वही स्वामी 5th हाउस में गोचर कर रहा है, उसके दोस्त के साथ उसका रिलेशन बन रहा है, अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि बन रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही गोल्डन पीरियड है। सिंपल है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। नमस्कार ओके सभी सर, को। थैंक्स। So हाँ can I just सर, ask a quick question, नमस्कार सर, teacher? थैंक यू सर। हाँ जी, कुछ पूछना है संगीता जी? हाँ जी सर, वो जो आपने संकटा वाला बोला था ना पॉइंट, सर हम्म। मार्स के उसमें से, तो जब किसी की साढ़े स्थिति आती है तो मतलब तब वो संकट वाले टाइम का संकटा तब आता ही होगा सर, मतलब हाँ तो मैच कर जाएगा ना, और ज्यादा कैसे पता प्रॉब्लम बढ़ चलेगा सर जाएगा। संकट? वो तो अच्छा दशा जी, सिस्टम आपका है ना उसमें। अगर किसी का अब होता है, आप राइट जो है, राइट। हाँ आप जो ऐप यूज कर रहे हो हाँ ना, जी हाँ जी उसमें वो दशा सिस्टम आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप भी अपने उसमें जी, जाके देखिए कि ये दशा कब है। राइट सर। इससे अपना जो आपके पास क्लाइंट आएगा ना, हाँ जी आप उसको पिन पॉइंट प्रिडिक्शन कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? आपने चेक कर लिया उसका संकटा दशा चल रहा है, संकटा हाँ में जी संकटा का अंतर्दशा चल रहा है, या आपने उसको पूछ लिया आपके लाइफ में कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आया था क्या 2018 से 20 के बीच, आपको 90% आंसर मिलेगा, हाँ जी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, मैंने जॉब छोड़ दिया, या डिवोर्स हो गया, या घर में किसी का डेथ हो गया। बात समझ रहे हैं? आप अपना अपना चार्ट में चेक कर लीजिएगा। संकटा दशा तो पहले दशा सिस्टम में जाइए, विंशोत्तरी दशा आएगा, चर दशा आएगा, और योगिनी दशा आएगा। Yogini. क्लिक ऑन द योगिनी दशा, है ना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नाम लिखा हाँ हुआ है जी, इसमें आप देखो ये सारे दशा जो है रिपीट हो रहे हैं ना। तो इसमें एसेन जो है वो संकटा दशा है, उसको टारगेट करना है ना। उसके बाद मंगला दशा है, पिंगला दशा है, धान्या है, भ्रामरी है, ठीक है, भद्रिका, उल्का, सिद्ध। तो ये किसका महादशा है मैं आपको बता देता हूँ। मंगला और पिंगला जो है सन और जो है मून का दशा है, ठीक है। मंगला जो है सूर्य का दशा है, पिंगला जो है मून का है। ये 2 साल का है, ये सीरियली होता है। पहला वाला 1 साल, दूसरे वाला 2 साल, तीसरे वाला 3 साल, 8 साल तक वो ऐसे चलता है ना। तो ये धान्या जो है ये जुपिटर का दशा है, और जो बी आर लिखा हुआ है भ्रामरी ये मंगल का दशा है, ठीक है। भद्रिका ये जो है बुध का दशा है, उल्का ये जो है शनि का दशा है, और जो आपका सिद्ध है ये जो है आपका शुक्र का दशा है। सबसे अच्छा दशा यही है सिद्ध, और जो ये आपका धन्य जुपिटर का दशा।